So come to discuss the very important topic of science and tech. शुरू करते हैं वॉक एंड एनर्जी से। वॉक, एनर्जी एंड पावर, तीनों का डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद फार्मूला देखेंगे, उनके एसआई यूनिट देखेंगे। यदि कार्ज की बात हो, वॉक की बात हो, तो वॉक इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि मान लेते हैं हमारे पास ये, मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इस पर आपने बल लगाया, ये बॉडी विस्थापित होकर के यहां पे चला आया, राइट। ये विस्थापन जो है आपका D है और फोर्स जो आपका F है और एंगल उनके बीच का जो है वो थीटा है, ठीक है। अब क्या है कि कब कहा जाएगा वॉक हुआ? तो वॉक होने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और साथ साथ जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं हो, नहीं तो वॉक का मान 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये एफ सी दिस फॉर्मूला, या यहां भी आप देख सकते हैं कि अगर एफ के मान को 0 कर दे W 0 हो जाएगा, डी के मान को 0 कर दे तभी W 0 हो जाएगा, और थीटा के मान को यदि 90 डिग्री कर दे तब भी cos 90 क्या होता है? 0 होता है, और इसके कार्ज का मान 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कार्ज के मान को 0 होने के लिए 3 शर्त चाहिए: नो फोर्स और नो डिस्टेंस, नो डिस्प्लेसमेंट, और एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू बी 90 डिग्री। याद रखिएगा। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति सिर पर बोझ लेकर हॉरिजॉन्टल दिशा में चलता है तो वह कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि बोझ का वेट जो है वो नीचे की ओर काम करता है। और क्या है, आदमी बोझ को सिर पर लेकर हॉरिजॉन्टल दिशा में चलता है, और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच की जो का कोण होगा 90 होगा। इसलिए अगर हम फिजिक्स को देखेंगे तो कोई कार्य वो आदमी नहीं करेगा। इफ ए मैन कैरीज बॉडी समथिंग ओवर हिज हेड, तो वो कोई काम नहीं करेगा। अब यदि कार्य की इकाई की बात हो तो कार्य की इकाई याद रखिए जूल होती है। क्या होती है? कार्य की इकाई जूल, एसआई यूनिट, राइट। और फॉर्मूला तो हो ही गया हमारा। चलिए अब आते हैं वर्क क्या है हमारा? वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। यदि अगर विस्थापन बल की दिशा में होगा तब तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि विस्थापन और क्या है बल एक दूसरे के विपरीत होगा तो वर्क फिर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है गति के विपरीत दिशा में काम करता है, इसलिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेगेटिव, रिमेंबर। नेक्स्ट हम आते हैं एनर्जी का, और ये आप जानते हैं कि एनर्जी के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। और एनर्जी के कई रूप होते हैं: हीट एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी हुआ, लाइट एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हुआ, साउंड एनर्जी हुआ। तो एनर्जी कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी की परिभाषा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। एनर्जी की इकाई क्या होगी? वही जूल होगी, सही। तो कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई भी आपका जूल है, और एनर्जी की इकाई भी आपका जूल है। अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार का होगा। एक को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी पी, दूसरे को कहेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के, स्थितिज ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा। ये पी का मतलब हुआ कि किसी पिंड के पोजीशन के चलते जो ऊर्जा होती है या कन्फिगरेशन के चलते जो ऊर्जा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और पिंड की गति के चलते जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर टेबल पे एक किताब पड़ी है तो वो किताब में जो एनर्जी है वो किताब के पोजीशन के कारण है, इसलिए उस किताब में जो एनर्जी है संचित, उसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। या कार ही स्थिर है, नहीं चल रहा, कार में नहीं चल रहा, तो ऐसी स्थिति में कार का एनर्जी का होगा? पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर वही कार गतिशील हो जाए तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे?
काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ एनर्जी ड्यू टू कंफिगरेशन ऑफ द पोजीशन, काइनेटिक मींस एनर्जी ड्यू टू द मॉशन। ये यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम देखेंगे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का मान को बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान घटेगा, यदि पोटेंशियल एनर्जी का मान को घटाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का जो मान होगा वो हमेशा स्थिर होगा। यू कैन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब क्या है, अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो देख लीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, जूल में होगा, याद रखिएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m इंटू जी इंटू एच, ऑफकोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर m क्या है, पिंड की मात्रा है, v पिंड का वेग है, काइनेटिक एनर्जी है ये, और m क्या है, पिंड की मात्रा है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और g का मान जो होता है अर्थ सतह पर और अर्थ के पास में 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है, और h क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरी। तो वर्क एनर्जी थ्योरी का मतलब हुआ कि जो भी डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो कार्य के बराबर होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का अंतर कार्य है, ये कौन सा सिद्धांत है, ये होगा कार्य ऊर्जा सिद्धांत, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट हम आते हैं पावर। देखिए पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर को अगर P संकेत देते हैं तो P इज इक्वल टू W कार्य है ये, और बाई T टाइम है ये, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने का जो दर है उसे क्या कहेंगे, हम शक्ति कहेंगे। और इसकी इकाई की बात करेंगे तो W की इकाई क्या होगी, जूल है, कार्य है ये। समय का यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा, तो जूल बाई सेकेंड, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जूल पर सेकेंड। और ये जूल पर सेकेंड क्या होगा, वाट होगा, जो कार्य की जो शक्ति की इकाई होगी, याद रखिएगा। ये भी सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, और ये जितना मैं बता रहा हूं ये पर्याप्त है, कम से कम इतना तो आप कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपका जो साइंस टेक सेक्शन का जो है क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपका आ जाए एग्जाम में, और फिर 32 क्वेश्चन आते हैं, उसमें अधिकांश क्वेश्चन के आंसर को आप सही से कर पाएंगे। एक और यूनिट है हमारा, वह है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, रिमेंबर। अब आते हैं हमारा क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में याद रखिएगा कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो ऊर्जा को नाश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं, और यही कारण है कि इन ए क्लोज सर्किट और इन ए क्लोज सिस्टम क्या है हमारा, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, जैसा मैंने बताया था, मैकेनिकल का मतलब हो गया पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी का मान घटता है, और ऊंचाई से जब नीचे की ओर आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। लेकिन ये हमारा पाथ के अगर पिंड जो ऊपर की ओर जा रहा हो या नीचे की ओर पिंड गिर रहा हो, वो गति के हर एक बिंदु पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का मान नियत रहेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम आते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में को आप बिजली बिल पे करते हैं, तो आखिर वो जो आप जो एनर्जी कंज्यूम किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया, उसकी इकाई क्या होगी, तो सिंपल है,
उसको कहते हैं किलो वाट आवर। क्या बोलेंगे हम लोग? किलो वाट आवर। रिमेंबर, किलो वाट आवर। और इस किलो वाट आवर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यूनिट, ये किलो वाट आवर जो हुआ वो 3.6 इंटू 3.6 मिलियन जूल। याद रखिएगा, 1 किलो वाट आवर कितना हुआ? 1 किलो वाट आवर यानी यूनिट इज इक्वल टू 3.6 मिलियन जूल। ओके, अब जो अभी तक डिस्कस हुआ उसे कुछ रिवीजन को हम लोग देख लें। क्विक रिवीजन हम इसे बोलते हैं। क्विक रिवीजन में क्या है देख लीजिए कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा। जहां सिंबल्स क्या है मैंने बता दिया था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन w, फिर पावर वर्क बाई टाइम, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। रिमेंबर, फिर यहां देख रहे हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। फिर क्या है? 1 किलो वाट आवर दैट इज यूनिट इज इक्वल टू 3.6 मिलियन जूल। ओके, जस्ट टू कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं और ध्यान से हर एक पक्ष को ध्यान सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। यदि हम करेंगे जैसे एटम, हम क्या बोलते हैं? H हुआ, O हुआ, मॉलिक्यूल में कौन सा हुआ? H2O हुआ ना ये। अब क्या है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, सबसे छोटा कण जो होता है वो एटम होता है। और परमाणु की दो विशेषताएं होती है, याद रखिएगा कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, सबसे छोटा कण, और दूसरी बात यह है कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स होते हैं वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन मॉलिक्यूल डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। रिमेंबर, चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे। All matter is made up of a very small particles called atoms. The word atom comes from Greek atomos meaning indivisible, मतलब एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं। फर्दर आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यह थ्योरी 1803 में दिया गया था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है। इसके जो एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, वो ये है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स और एटम्स। एटम्स of the same element are identical in mass and properties. Atoms combine in simple whole number ratios to form compounds. Atoms cannot be created or destroyed in a chemical reaction. अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन मतलब कहां पे ये थ्योरम में फेल कर गया, वह हमारा जो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल है फेल टू एक्सप्लेन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब ये हुआ कि जिसके परमाणु संख्या सेम हो पर एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फिर क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आप जानते हैं कि एटम्स के 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसकी व्याख्या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से नहीं होती है। अब आते हैं, देखिए डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण। तो परमाणु का जो मौलिक कण है वो पहला इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था 1897 में। ध्यान से सुनेंगे और इसे
फिर रिवाइज कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी जे थॉमसन ने 1897 में जो किया था, जिस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा चार्ज की इकाई क्या है, कूलम है। ये मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है हमारा 9.1 10⁻31 kg, यानी हमारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोटॉन का। प्रोटॉन का जो डिस्कवरी, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन और ये 1886 ईस्वी में हुआ था। डिस्कवर्ड बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट। चार्ज जो होगा वो क्या है, प्लस होता है प्रोटॉन पे, और जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज कोई होता है, यानी कहने का अर्थ प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास की जहां तक बात आती है, मास जो है इसका 1.67 10⁻27 kg प्रोटॉन का। नाउ कम टू द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आविष्कार जो है जेम्स चैडविक ने किया था और ये 1932 में। याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है एक्चुअली न्यूट्रल है और इसकी मात्रा जो है तो प्रोटॉन की मात्रा के बराबर होती है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। सी एटॉमिक मॉडल, इसमें पहला है हमारा थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन ये। एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ये पहला एजम्पशन है थॉमसन मॉडल का। नेक्स्ट है कुड नॉट एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये लिमिटेशंस है, दीज आर लिमिटेशंस। सीमा है, किसका लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। चलिए नेक्स्ट आते हैं रदरफोर्ड मॉडल। ये मॉडल 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था और ये हमारा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के रूप में इसे जाना जाता है, जिससे कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का आविष्कार किया था। चलिए अब हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का क्या क्या फाइंडिंग है। इसके फाइंडिंग से ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका फाइंडिंग क्या देख लीजिए। एटम हैज a dense positively charged nucleus. Electrons revolve around nucleus. Third, most of atom is empty space. And limitations क्या है, could not explain stability of atom. इनफैक्ट रदरफोर्ड क्या है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस होता है जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, राइट। अब क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में जब चक्कर लगाएगा तो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है जिसको हम ऑर्बिट कहेंगे या सेल कहेंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी को खोएगा। खोएगा मीन्स क्या है, जो ऑर्बिट का जो रेडियस है लगातार घटता चला जाएगा एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस में जा मिलेगा। तो न्यूक्लियस में जा मिलेगा तो क्या होगा, दोनों चार्ज कैंसिल करेगा और देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एटम रहेगा ही नहीं। सो रदरफोर्ड का जो मॉडल एटॉमिक मॉडल है इज अनस्टेबल मॉडल, इट इज नॉट गिविंग द स्टेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं कि बोस मॉडल। बोस मॉडल 1913 में दिया गया था। इसके क्या क्या एजम्पशंस है देख लीजिए। क्या है ये एजम्पशंस, मान्यताएं क्या बोस मॉडल का। ये क्या है कि
इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट सेल्स एनर्जी लेवल्स. Energy of electrons is quantized. Electrons don't radiate energy while revolving. Energy is absorbed, emitted only when electron jumps from jumps between orbits. अब बोर का क्या सिद्धांत है परमाणु के संबंध में समझ लीजिए. बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है कि न्यूक्लियस के साथ चलता है अपने ऑर्बिट में, लेकिन जब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, या तो ना लॉस होगा ना गेन होगा, राइट. दैट इज व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग डाउन द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, दिस इलेक्ट्रॉन विल नाइदर रिसीव एनर्जी नॉर रेडिएट एनर्जी. ऑफ कोर्स जब वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, राइट. लेकिन ये क्या है कि बोर के मॉडल जो है वो लागू है हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए. मतलब ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू है बोर का मॉडल जो है, याद रखिएगा. लिमिटेशंस क्या है बोर मॉडल का? एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जैसे हाइड्रोजन होगा उस पर लागू होगा. नेक्स्ट आइए, ये हमारा देखिए पॉइंट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सुनेंगे और ये आप इसको याद कर लेंगे. एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज नंबर भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम लोग? आवेश संख्या. चार्ज नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो बेटर होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस. नेक्स्ट आते हैं मास नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये मास नंबर कहलाता है. नेक्स्ट आइए आइसोटोप्स. आइसोटोप्स, आइसो, मास एंड आइसोटोप्स. आइसोटोप्स का मतलब हुआ कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर द डिफरेंट मास नंबर. याद रखिएगा कि आइसोटोप्स में क्या होंगे कि सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा. आइसोबार में क्या होगा कि सेम मास नंबर डिफरेंट चार्ज नंबर. और आइसोटोन्स में क्या होगा? सेम न्यूट्रॉन्स होंगे. याद रखिएगा आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट आइए सेल, सरफेस एंड ऑर्बिटल्स. ठीक है, सेल का मतलब हुआ जैसे सेल ऑर्बिटल्स को बोलते हैं KLMNO, इस सेल और ऑर्बिट हुआ. ऑर्बिटल्स क्या हुआ? SPD. याद रखिएगा. तो सेल्स देखिए रिप्रेजेंटेड बाय KLMN and N equal to 1 2 3 4. सब सेल्स SPDF. ये हमको कहते हैं कि इसके चूंकि आपका ये ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ऑर्बिट के अंदर होता है ये, और ऑर्बिटल कैपेसिटी जो होता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स. याद रखिएगा. नेक्स्ट कम टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ऑर्बिट में और का ऑर्बिटल में. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे हमारे पास सोडियम है, राइट, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1. याद रखिएगा 1 2 3 क्या है? ऑर्बिट नंबर है. ये SPD क्या है? SPS क्या है? ये ऑर्बिटल्स है. तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और ये 3 बातों पे ये लिखा जाता है. वो क्या है? पहला है हमारा रूल्स जो है टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम. वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट. या बाय प्रिंसिपल्स है. अब बाय प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल फर्स्ट. लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा. इसे मान लिया जाए KL सेल है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा तो आपका
एल में चला जाएगा, एम में चला जाएगा, बल्कि के जो है लोअर एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, उसके बाद एल में जाएगा, और आगे भी। नेक्स्ट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स, यानी किसी भी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा ऐसे जिसके कि चारों क्वांटम नंबर्स का मान एक होगा। चारों क्वांटम नंबर्स का मतलब हुआ कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसको कहते हैं, एक को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, दूसरे को कहते हैं एजीमुथल, तीसरे को मैग्नेटिक एंड चौथे को एसपी। नेक्स्ट आइए हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई डी जनरेट ऑर्बिटल्स सिंगल बिफोर पेयरिंग। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जैसे जो हमारा जो ऑर्बिटल हुआ, हमारे पी ऑर्बिटल हुआ, तो पी ऑर्बिटल भी मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाता है, उसके भी 3 खंड हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम सब ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। तो कहना क्या है कि जो 3 जो पार्ट हुआ उसमें हमें एक एक पहले घुसेगा। अब पेयरिंग जो होगा, पेयरिंग होगा जबकि जितने भी सब ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन एक जा चुके होंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये फैक्ट्स है, ये ध्यान से सुनेंगे आप, ये क्वेश्चन आएगा ही, और ये पर्याप्त है आपका। ये क्वांटम नंबर्स है। क्वांटम नंबर से पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, इसका मतलब सेल नंबर 1 2 3 KLM। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका मतलब हुआ सब सेल टाइप, जैसे S = 0, P = 1, D = 2, F = 3। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर्स में क्या होगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? आपका प्लस हाफ हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। ये स्पिन क्वांटम नंबर्स है। आप देख लीजिए जितना अभी डिस्कस हुआ है। ये हमारा पहला है एटम। एटम जो है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वो आपका न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो का डिस्कवरी वेरियस फंक्शन ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का चैडविक ने। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, बोर्ड ने एनर्जी लेवल्स को। और ये जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई सेल में रह सकता है, KLMN है जो भी है, उसके लिए फॉर्मूला है 2n², याद रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, जहां पर n का मान 1 2 है। फॉर ये आइसोटोप्स सेम ये याद रखिएगा, आइसोबार सेम A एंड आइसोटोप्स सेम N एंड न्यूट्रॉन्स। क्वांटम नंबर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल, A मैग्नेटिक, S स्पिन। नेक्स्ट हम टू डिस्कस मैटर। मैटर क्या देखिए, व्हाट इज मैटर? तो मैटर की 2 शर्त है, मास होना चाहिए और स्पेस भी होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल है एयर, वाटर, स्टोन, ओल्ड मेटल्स एक्सेट्रा। Modern science अनुसार matter is made up of atoms and molecules. Now come to the states of matter. जैसे states of matter की यदि बात होगी हमारा, तो क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और ये हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड में क्या होता है कि ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है और इससे इसके शेप एंड साइज दोनों डेफिनेट होता है। लिक्विड में क्या होता है कि शेप चेंज कर जाता है, साइज डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मान वो सॉलिड और गैस के बीच में होता है। और गैस में बोथ द शेप एंड साइज का मतलब वॉल्यूम आर इनडेफिनिट। कारण क्या है? अदर स्थिति में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा क्या है?
आयोनाइज फॉर्म, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और जो भी आयंस होंगे, वो जो अवस्था होती है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये हमारा मिलता है नियोन बल्ब में मिलेगा, फिर आपका स्टार में मिलेगा प्लाज्मा। जो हमारा सूर्य है, सन का जो इन्वायरमेंट है वो वही प्लाज्मा है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो हमारा जो है ये लो टेम्परेचर पर, pretty लो टेम्परेचर 0 डिग्री 0 केल्विन के आसपास में जो पदार्थ की अवस्था होती है उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। यहाँ देख लें, हैव अ लुक। सॉलिड, definite shape and volume, a strong intermolecular force, very small intermolecular space, negligible compressibility. Example, iron, wood. Next come to the liquid. Definite volume, but no definite shape, text container shape. Next है intermediate intermolecular force, can flow fluid. Examples, water, oil. Then come to gas. गैस, ये क्या है हमारा? ये गैस में क्या है? नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम, मैंने पहले बताया है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इन आइडियल केस नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, हाईली कंप्रेसिबल, ejection in all directions. Examples, air, oxygen. Then come to the plasma, ionized gas containing free electrons and ions, found in stars, lightning, neon signs. Bose-Einstein condensate, BEC, a state of matter at extremely low temperature, say close to 0 Kelvin. Atoms lost individuality and behave as a single quantum entity. Then come to the features of particles of matters. So particles are very small. They have spaces between them, intermolecular space. They are in continuous motion, याद रखिएगा, उसको कहते हैं Brownian motion. They attract each other with intermolecular force. Then come to the interconversion of a set of matters. This is solid, liquid में आएगा, this is called melting. Liquid gas में आएगा, this is called vaporization or evaporation. Gas liquid में आएगा, this is condensation. Liquid solid में आएगा, this is called freezing. Solid gas में आएगा, this is called sublimation. Remember. Of course, जो भी अवस्था परिवर्तन हुआ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में, वो कंट्रोल बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखिए। नेक्स्ट कम टू इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। वेपर अवस्था में लिक्विड कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन ही बढ़ेगा, याद रखिएगा। विंड का स्पीड यदि बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, फिर ह्यूमिडिटी यदि बढ़ता है, इवेपोरेशन का मान घटता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कम टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, इसमें क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्यूज सब्सटेंसेस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, faster in gases than in solid and slowest in solid, याद रखिएगा। डिफ्यूजन, जैसे आप परफ्यूम मारते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो एयर के साथ डिफ्यूज कर जाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम डिफ्यूजन क्या होता है? सॉइल में होता है, सबसे अधिक गैस में होता है ये। और एग्जांपल्स है यहाँ पे, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम। Next come to the matter classification, याद देखिए, physical classification, this is physical classification based on states, solid, liquid and gas. Next one is the chemical classification based on composition.
प्योर सब्सटेंसेस में आप देख ले, जैसे एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, से HO and Fe एलिमेंट्स की बात हुई है, कंपाउंड्स की बात हुई, ये फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स से H2O CO2, ठीक है। आते हैं मिक्सचर का, और ये हुआ हमारा एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया, ये कंपाउंड हुआ, यौगिक हो गया, और मिश्रण हो गया। ये मिश्रण दो प्रकार के होंगे, होमोजेनस जिसको इनफॉर्म कंपोजिशन बोलेंगे हम लोग, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन एयर, हवा क्या है, हवा एयर भी क्या है, एक प्रकार का ये एयर इज मिक्सचर जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। उस तरीके से यदि हम नमक को अगर घोल दें या चीनी को पानी में घोल दें तो ये होमोजेनस होगा। हेटेरोजेनस कौन सा होगा देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन से सैंड प्लस आयरन फिलिंग्स, ऑयल प्लस वाटर। Next come to important laws of matter. जैसे लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास, ये लेवेजर ने दिया था 1774 ईस्वी में। ये मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, रिमेंबर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, पाउस ने दिया था ये, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स in the same fixed proportion by mass. Now come to the quick revision. Quick revision क्या होगा ये कि मैटर के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए, स्पेस चाहिए, 5 स्टेट्स हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ हाइड्रोजन कंडेंसेट। पार्टिकल्स क्या है, स्मॉल स्पेसेस, मोशन, अट्रैक्शन, state changes, melting, boiling, condensation, freezing and sublimation, evaporation, वाष्पीकरण क्रिया, टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने पर इवेपोरेशन का मान घटेगा। नाउ कम टू डिफ्यूजन, फास्टर इन गैसेस, प्योर सब्सटेंसेस से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। Law of conservation of mass and law of constant proportion are basic chemical laws, very important, remember. Then come to force. Force में क्या है हमारा, sound, gravitation, नोट्स पर भी बेसिस में देखिए। फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो क्या होगा, तो उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन लाता है, लाने की चेष्टा करता है। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक काउज, इसको फैक्टर बोलते हैं लोग, और इसकी परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये फोर्स की जो बात आएगी तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो मेजरमेंट के फॉर्मूला होता है, P = m × F होता है, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, F वेरीज एज P वेरीज एज 1/m, यानी किसी भी पिंड में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो फोर्स बढ़ने को पड़ेगा, P फोर्स है, m मास है, F एक्सेलरेशन, और फिर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। यानी कहने का तो सेम फोर्स लगाएंगे और वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो उसमें त्वरण उत्पन्न त्वरण का मान कमेगा, मतलब इनर्शिया का मान बढ़ेगा, रिमेंबर। अब क्या है कि फोर्स जो मैंने बताया अभी, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, नो मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, नॉट इक्वल मोशन एंड चेंज इन स्टेट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये पहला क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था और गति की अवस्था में एक रेखा में समरूप गति से गतिमान रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए बाध्य नहीं करे। सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स
एंड थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वन सेकंड आई एम रिपीटिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every body continues to be in a state of rest or uniform motion in a straight line unless some force acts on the body to change its state. Second law, the rate of change of momentum is directly proportional to force applied, and the change takes place in the action of the force. And third law, to every action there is an equal and opposite reaction. Action and reaction act on two different bodies. Okay, the first law, second law, and third law. Now the momentum. Momentum क्या है? Momentum is defined as P is equal to M into V. Momentum क्या है? P momentum है. It is a vector. M mass है. V velocity of the body है. तो momentum का मतलब क्या हुआ कि the property arising out of a mass and the velocity is called a momentum. Momentum is a vector quantity. और मोमेंटम की इकाई की जहां तक बात आई तो निकाल लीजिएगा यहां से, ये आपका एम किलोग्राम हो जाएगा और भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड विल बी दी यूनिट ऑफ मोमेंटम। चलिए ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि फोर्स ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी पिंड की मात्रा के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा। और इसके लिए क्या है फॉर्मूला हमारा, F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर मान लीजिए दो बॉडी है, ये M1, एक बॉडी की मात्रा M1 है, दूसरे बॉडी की मात्रा M2 है, उनके बीच की दूरी R है। M1 लगाएगा बल M2 पर, M2 पर बल लगाएगा M1 पे, तो परस्पर जो बल होगा F जो है वो हमारा G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि F varies as M1 into M2 varies as 1 by R square, राइट। और G क्या है, एक कांस्टेंट है जो कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या बोलेंगे इसको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और G का जो वैल्यू होगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg2। निकाल सकते हैं आप। G का यूनिट ये न्यूटन हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आएगा किलोग्राम इंटू किलोग्राम विद पावर -2 हो जाएगा। ये यूनिट ऑफ जी। ओके, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि दो पिंड की मात्राएं बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ेगा, और मात्रा घटने पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान घटेगा। उस तरीके से यदि दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान घटेगा, और दूरी घटने पर फोर्स का मान बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to a square of distance between them. Then come to free fall. आपको पता है कि वेट का अनुभव कब करते हैं, जब हमारे पास सरफेस रिएक्शन होता है। सरफेस रिएक्शन नहीं रहेगा तो वेट का अनुभव नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए फ्री फॉल का अर्थ समझ लीजिए, motion on gravity alone, no air resistance, याद रखिएगा। All objects fall with the same acceleration g. Then come to the mass and weight. Mass and weight का मतलब हुआ, देख लीजिए, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी। जब M क्या है, मास हो गया, W क्या हो गया, वेट हो गया, और G क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया अर्थ के सतह पर। ठीक है, जी का मान चेंज करेगा, पृथ्वी सतह के नीचे जाए ऊपर जाए तो जी का मान चेंज करेगा। तो क्या है, वेट का मतलब होता है कि ये फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन एनी बॉडी, किसी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो बल है वो वेट कहलाता है। और मास क्या है, समथिंग फंडामेंटल, किसी भी सब्सटेंस का, बॉडी का मात्रा जो होता है एक गुण होता है, राइट। तो मात्रा एक गुण हुआ, और वेट क्या हुआ, एक फोर्स हुआ। रिमेंबर, मात्रा का संबंध इनर्शिया से, जड़ता का संबंध है, और वेट ऑफ एनी बॉडी का संबंध जो होता है वो कितना बल लगा, पृथ्वी कितना बल लगाती है किसी पिंड पे। मात्रा जो है स्केलर है, और वेट वेक्टर, याद रखिएगा। डब्ल्यू क्या है, वेक्टर है। चलिए वही चीज यहाँ पर, मास अमाउंट ऑफ मैटर
वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मास। वेट वैरीज विथ प्लेस, जैसे नीचे जाएंगे तभी वेट का मान घटेगा, क्योंकि जी का मान घटेगा, स्मॉल जी का मान घटेगा। ऊपर जाने से सतह के तभी जी का मान घटेगा। सबसे अधिक जी का मान जो होता है वो आपका पोल पर होता है, इससे सबसे अधिक पिंड का वेट पोल पर होगा। और सबसे कम जो इक्वेटर पर जी का मान होता है, इससे इक्वेटर पर वेट का मान सबसे कम होगा। यदि हम चांद की सतह पर जाए किसी पिंड को लेकर के, तो यहाँ पर जो भी वेट रहेगा उस वेट का 1/6 होगा, मात्रा नहीं बदलेगी। जी का मान चूंकि 1/6 होता है चांद पे, पृथ्वी पर यदि जी का वैल्यू जी है और चांद पे क्या होगा, वो G/6 हो जाएगा। इसलिए वेट जो होगा किसी पिंड का वो क्या होगा, वो जितना रहेगा पृथ्वी सतह पर उसका 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई ठोस किसी भी तरल में यानी द्रव या गैस में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो उस ठोस के भार में कमी होती है। ठोस के भार में जो आभासी कमी होती है, ठोस के डूबे हुए भाग के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और ये जो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, जिससे हम उत्प्लावन का भी नियम हम प्राप्त करेंगे, लॉ ऑफ वेलेंसी या फोर्स ऑफ वेलेंसी। जैसे आप किसी भी तालाब में आप डुबकी लगाते हैं तो क्या होगा, लगेगा कि ऊपर की ओर फेंके जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऊपर की तरफ बल लगा रहा है आप पे, जिसके चलते आपके वेट में एक आवासी कमी होती है। तो जो ऊपर तरफ जो बल लगता है उसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। और ये जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है या बुयांसी है, तो ये बहुत काम की चीज है, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी का जहाज बनता है तो क्या है, वो इसी बात पे बनता है, देखा जाता है। क्योंकि अगर कोई भी पिंड का जो भार होगा, उस पिंड के डूबे हुए भाग के द्वारा विस्थापित द्रव के भार से ज्यादा हो जाएगा तो पिंड डूब जाएगा। और यदि विस्थापित द्रव का जो भार होगा वो ज्यादा होगा तो पिंड तैरता रहेगा। यही कारण है कि अगर हम कागज का एक छोटा सा जहाज बना के रख देते हैं जल सतह पर, तो वह क्या है, जल सतह पर रहता है। लेकिन अगर एक लोहे की कील छोटी सी भी रहेगी, वो क्या होगा, उसको डालेंगे तो क्या होगा, पानी के नीचे वो डूब जाएगा वो। नेक्स्ट कम टू साउंड। ये नेचर ऑफ साउंड क्या है। साउंड के बारे में बता दूं कि ये मैकेनिकल वेव है, ये मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। ये लॉन्गिट्यूडनल है, और वेव का जो फॉर्मूला होता है v = m × लैम्डा होता है। v वेलोसिटी हो गया, m फ्रिक्वेंसी हो गया, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, याद रखिएगा। m = 1/t होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी जो होता है m है, और t टाइम पीरियड है। तो ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे। जहां तक ध्वनि के वेग की बात है तो वो क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, गैस के माध्यम में ध्वनि का ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटने पे घट जाता है। ध्वनि के वेग पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इसी तरीके से यदि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। चलिए कम बाय। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, नीड्स ए मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस टू ट्रेवल, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसे अगर ये जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ये हम लोग यदि चांद पे चले जाएं तो क्या होगा, हमारी आवाज को आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई पदार्थ के माध्यम चाहिए, और चांद की सतह पर कोई भी हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैंने पहले ही बताया था, पार्टिकल्स ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। फीचर्स ऑफ द वेव, फ्रिक्वेंसी मैंने बताया, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, और फ्रिक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो क्या है, पर सेकंड है। पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस। दरअसल क्या होता है कि साउंड जब माध्यम में चलता है तो माध्यम में क्या क्या बनता है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बनता है। कंप्रेशन का मतलब हुआ कि रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ रीजन ऑफ नो प्रेशर और लो प्रेशर, राइट। नेक्स्ट टर्म आते हैं एम्पलीट्यूड पे। देखिए आप, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये भी इसके लिए संकेत है।
अब फीचर्स ऑफ साउंड में 3 होता है हमारा, याद रखिएगा। पिच है, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, रिमेंबर। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, रिमेंबर। एंड क्वालिटी, इसको टिम्बर ही बोलते हैं, डिफरेंशिएट्स टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर। अब ये ध्वनि की 3 विशेषताएं होती है। पिच, पिच का संबंध फ्रिक्वेंसी से है। लाउडनेस, लाउडनेस का संबंध जो है एम्पलीट्यूड से है। और क्वालिटी, जो टिम्बर भी बोलते हैं, ये क्या है, डिफरेंशिएट करता है। यदि 2 साउंड हमारे पास है सेम लाउडनेस और पिच का, तो वो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करता है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉ सिमिलर टू लाइट रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन इको, सोनार एंड स्टेथोस्कोप। जैसे क्या है कि टकरा के जो ध्वनि हमारे पास आती है, उस टकरा के आने वाली ध्वनि होती है, उसको कहते हैं इको, प्रतिध्वनि बोलते हैं हम लोग। और प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए क्या चाहिए कि आपका जैसे जो ध्वनि जाएगी और फिर टकरा के लौटेगी, तो उनके बीच में जो समय अंतराल होना चाहिए 1/10 सेकेंड होना चाहिए। इसका इस्तेमाल जो होता है वो मेडिकल साइंस में स्टेथोस्कोप में करते हैं डॉक्टर। सोनार का मतलब हुआ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, समुद्र की गहराई मापने में। और इको का और भी इस्तेमाल है, जैसे अगर समुद्र के अंदर कोई भी वैलीज है, आपका कोई भी जहाज डूबा हुआ है, कुछ भी उसका लोकेट हम कर सकते हैं इको की मदद से। रेंज ऑफ हियरिंग, हम जैसा क्या होता है, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बेस की ध्वनि को सुनते हैं। यदि अगर ध्वनि का फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए, उसको कहेंगे इंफ्रासोनिक। क्या बोलेंगे हम लोग? इंफ्रासोनिक। और क्या है हमारा, 20 हर्ट्ज ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। यहां पर देखिए, कम बैक, ह्यूमन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इन लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक्स, इन लेस ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक्स। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक से क्या क्या यूज होता है? मेडिकल इमेजिंग में होता है, सोनोग्राफी में, सोनार फॉर डेप्थ मेजरमेंट, ट्रेनिंग डेलिकेट पार्ट्स, और ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमारा अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। कम टू द रिवीजन, जैसे फोर्स है, फोर्स के बारे में जो मैंने बताया था वहां मैंने लिखा था, जहां है हमारा F इज इक्वल टू m इंटू ए एक्सेलरेशन, m मास, F क्या है, फोर्स है, क्या होगा, इसकी इकाई हो जाएगी हमारा किलोग्राम, और ए की इकाई क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, इज द यूनिट ऑफ फोर्स। 3 लॉज की चर्चा हो गई है। पहला लॉ से इनर्शिया मिलता है, फोर्स की परिभाषा मिलती है। दूसरे लॉ से क्या है, फोर्स मापने का मेजरमेंट फार्मूला मिलता है। और तीसरा से क्या होता है, एक्शन रिएक्शन की जानकारी मिलती है। मास क्या है, कांस्टेंट होता है, वेट चेंज करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो मैंने बताया था, बुआयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, मैंने बताया था। सॉलिड क्या, साउंड जो है लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल है, ये नीच मीडियम। साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो आपका 340 मीटर पर सेकेंड होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर हियर हवा में। पिच का संबंध फ्रिक्वेंसी से, नॉइज का एम्पलीट्यूड से, और हमारा क्वालिटी का संबंध नेचर ऑफ साउंड से। हियरिंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, हमारा काम जो है अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल जो होता है मेडिकल इमेजिंग में होता है, सोनार में होता है, और जो भी मशीन्स होते हैं उनके पार्ट को क्लीन करने में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इतना आप कर लेते हैं तो जो भी टॉपिक डिस्कस हुआ इससे क्वेश्चन आना ही है।
इससे क्वेश्चन आना ही है, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लें। समय भी कम है और ये हमारा क्या है कि कम समय में अधिक से अधिक बातों को कैसे सिस्टमेटिक आप जान सकते हैं, उसके लिए लेक्चर तैयार किया गया। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।